हेलो फ्रेंड्स। कल हम बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। आज हम जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से हम आगे लेते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ने के बाद में इनकी पावर देखी थी, पार्लियामेंट की शक्तियाँ। पार्लियामेंट की पावर में एक पावर रह गई थी कि पार्लियामेंट की पावर में दोनों की पावर लगभग इक्वल है, लेकिन कुछ मामलों में लोकसभा ज़्यादा मजबूत होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में, और वो होती है मेनली फाइनेंशियल बिल में। मतलब जो वित्त विधेयक होता है उस वित्त विधेयक में या फिर जो मनी बिल होता है उसमें इसकी स्थिति थोड़ी मजबूत होती है। राज्यसभा एज कम्पेयर टू थोड़ा वीक होता है, लेकिन राज्यसभा की दो स्पेशल पावर है। दो स्पेशल पावर के तौर पे कभी पूछ ली जाती हैं। ये दो स्पेशल पावर हैं। पहली ये हैं आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, और एक है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग। देखो, राज्यसभा में दो पावर स्पेशल, पहली है आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा राज्य की सूची में, मतलब जो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, उस नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसीडर कर सकती हैं। मतलब राज्य सूची का कोई भी विषय जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो वो नेशनल लिस्ट में इंक्लूड कर सकती हैं, वो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेज सकती हैं। ये है 249 के अंदर। और आर्टिकल 312 के अंदर क्या कहा गया कि जो नेशनल सर्विसेज होती है, मतलब जो इंडियन सर्विसेज होती हैं, उन इंडियन सर्विसेज के अंदर यदि हमें कुछ भी अमेंडमेंट करना हो, मतलब कोई संशोधन करना हो, या फिर जो जैसे आईएएस एग्जाम होता है, यूपीएससी करवाती है संघ लोक सेवा आयोग, तो उसमें यदि सीटों का हमें एक्सटेंशन करना हो, सीटें बढ़ानी हो, ठीक है, उसकी सिफारिश कौन कर सकता है? राज्यसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 312 के अंदर कहा गया है, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 250 के अंदर। ये दोनों स्पेशल पावर है, सिर्फ राज्यसभा के पास में, लोकसभा के पास में नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं। आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा, हम एग्जीक्यूटिव के अंदर एंटर करेंगे, और एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। देखो, हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है और एग्जीक्यूटिव का भी है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा जाता है। उसका रीजन है एक आर्टिकल 53 का। आर्टिकल 53 जो है, ये जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर ज्यादा रोल करता है। अब देखो, अपन पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इंडिया हैज ए प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल 53 के अंदर क्या है? देखो, इसमें दो तीन आर्टिकल है, वो याद रखना है। आर्टिकल 53 के अंदर ये कहा गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति किसी भी देश की, मतलब भारत की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मतलब नेशनल लेवल पे जो भी काम होता है वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 के अंदर, संविधान के आर्टिकल 53 में ऐसा लिखा गया है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 54, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल 54 जो है सिर्फ ये बोलता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन में
कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये कहा गया है आर्टिकल 54 के अंदर कि भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। पहले पार्टिसिपेट करेंगे सारे एमपी, मतलब ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क है, ऑल द मेंबर में भी ये क्या है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर काम में लेंगे, इलेक्टेड मेंबर। देखो एमपी तो बहुत सारे हैं क्योंकि नॉमिनेटेड भी है, इलेक्टेड भी हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट की विधानसभाएं हैं वो भी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। सारी राज्य सरकारों की विधानसभाएं, एमएलए, विधानसभा के मेंबर, जितने भी स्टेट हैं उन सभी विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये सारे मेंबर जो हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये एक अप्रत्यक्ष मतदान है। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का बहुत बड़ा नाम भी है। दूसरा, आर्टिकल 55 के अंदर, देखो आर्टिकल 54 में तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, लेकिन आर्टिकल 55 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया दी हुई है, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कैसे होगा, उसके अंदर एक सबसे बड़ा नाम लिखा हुआ है। आर्टिकल 55 के अंदर ये नाम इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस मेथड से होता है। इसके अंदर है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, मतलब एकल संक्रमणीय आनुपातिक अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ये पूरा जो है, ये पूरा नाम है। इसके अंदर पूरा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो फॉलो होता है। देखो अब इसमें जो ये नाम है ना, इसमें सबका मीनिंग भी है। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल ये एक अलग वर्ड है, प्रोपोर्शनल एक अलग वर्ड है, और इनडायरेक्ट एक अलग वर्ड है। देखो इनडायरेक्ट का मीनिंग तो सबको पता है कि इनडायरेक्ट क्या है, मतलब जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कौन करेगा? एमएलए और एमपी, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एमएलए एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एमपी। उसके बाद में सिंगल ट्रांसफरेबल, देखो ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल, ये एकल संक्रमणीय। देखो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें मान के चलो 3 मेंबर खड़े हो रहे हैं, 3 मेंबर खड़े हो रहे हैं, और तीनों मेंबर को मिनिमम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। जिसको मिनिमम कोटा मिलेगा वही जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेगा। तो मिनिमम कोटा क्या होता है? देखो मिनिमम कोटा ये होता है कि जितने वोट पड़े हैं, ठीक है, उसका 50% प्लस 1, जितने वोट कास्ट हुए हैं उसका 50 से एक अधिक वोट, ये जो है मिनिमम कोटा, ठीक है, इतने मिल गए। तो अब देखो मान के चलो 3 कैंडिडेट खड़े ए बी सी, मान के चलो इसको मिले हैं 45% और इसको 40, 30, इसको 35 और इसको मान के चलो 25, ठीक है। अब देखो ना इसको 50%, ना इसको, अब क्या होगा, इसके वोट जो है सबसे कम जिसके वोट होते हैं उसके वोट क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं, इन दोनों को ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या वोट ट्रांसफर होते हैं। अब मान के चलो इसमें वोट ज्यादा पड़ गए, ठीक है, मान के चलो इसके वोट हो गए 53, ठीक है, और इसको पड़ गए 12, मतलब ये हो गया 47। तो अब ये क्या हो गया, ये मेजोरिटी में आ गया और ये जो है ये विन हो गया। मतलब वोट का ट्रांसफर होना, एक जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था उसके वोट आगे ट्रांसफर होते हैं और फाइनली जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जो है वो विन हो जाता है। ये होता है मिनिमम कोटा।
और ये है आर्टिकल 55 में जो है ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है। हालांकि राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, लेकिन अपन जनरल वे में समझते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में देखो राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो है वो क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखो राष्ट्रपति के इलेक्शन की क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी देखो पहले सिंपल है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग है उसकी उम्र जो है वो कम से कम 35 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, वो 35 साल का होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, देखो ये दूसरी होगी, पहला सिटीजन वाले होगी। थर्ड जो है वो है कि भारत का प्रेसिडेंट यदि खड़ा हो रहा है तो उसके अंदर लोकसभा सदस्य बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लोकसभा बनने की जो भी आपने देखी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वो सारी फुलफिल करनी चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य बनने की he and she should be able to make the member of लोकसभा, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद में जो दो तीन है वो सिंपल है कि वह किसी भी जो है पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं करना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो है जनरल है, मतलब वो दिमाग से सनकी नहीं होना चाहिए, वो जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए बैंक या कोर्ट से। तो ये सारी जो है नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन जो है ये आर्टिकल 58 में है, इसमें है आर्टिकल 58 के अंदर। और उसके बाद में आर्टिकल 60 और एक है हो जाएगा आर्टिकल 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो आर्टिकल 60 ये कहता है, भारत के संविधान में आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद में राष्ट्रपति जो ओथ लेता है, ठीक है, जो शपथ लेता है, वो शपथ किस बात की लेता है। देखो पहले तो था पोस्ट की शपथ, पद की शपथ, ठीक है, अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा, इस बात की शपथ लेता है। सेकंड लेता है गोपनीयता की, किसकी लेता है, गोपनीयता, सीक्रेसी, ठीक है, मतलब जो है वो सीक्रेट बना के रखेगा जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि ये नेशनल सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ा पहला नागरिक है, तो बहुत सारे देश के जो कुछ हिडन चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो इसके पास में होती है। तो अपने पद की गोपनीयता की और अपने पद की गरिमा की शपथ लेता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट, ये होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट होता क्या है। देखो आर्टिकल 61 के अंदर ये कहा गया है कि जो देश की सबसे बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, इन बड़ी अथॉरिटीज को हटाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होती है वो कहलाती है इम्पीचमेंट, या हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। इस महाभियोग के द्वारा इन बड़ी बड़ी अथॉरिटी को हटाया जा सकता है। दूसरा, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ये क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, मतलब ये पार्लियामेंट के द्वारा ही पॉसिबल है, संसद के द्वारा, ये संसदीय प्रक्रिया के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। देखो ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट के अंदर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखो मान के चलो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, ठीक है, 1/4 सदस्य साइन करके एक प्रपोजल लेके आएंगे, ठीक है, लोकसभा में लेके आ गए, राज्यसभा में लेके आ गए। अब इस प्रपोजल के बाद में, जैसे ये प्रपोजल आ गया और प्रपोजल जो है वो सदन के द्वारा एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद में जिसके खिलाफ ये प्रपोजल आया है उसको जो है वो एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि तुम्हारे खिलाफ जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर एक जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। 1/4 चौथाई सदस्य लाने के बाद में 14 दिन बाद में, कितने दिन बाद में, 14 दिन बाद में, ठीक है,
इस बिल पे जो इस सदन के अंदर, इस बिल में, इस हाउस के अंदर, ठीक है, इस पे विचार विमर्श होगा। ठीक है, इस 14 दिन में विचार विमर्श के बीच में जो जिस आदमी के खिलाफ या जिस पोस्ट के खिलाफ वो लाया गया है उसको एक मौका दिया जाएगा अपने पक्ष में जो है वो मत रखने का, कि अपने पक्ष में यदि कोई बात रखनी है तो उसको जो है यहाँ सदन में आना होगा, या वो नहीं आके उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे आके अपना मत जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पे विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श में यदि 2/3 वोटिंग हो जाती है, इस लोकसभा में 2/3 बहुमत से यदि वो बिल जो है वो पास हो जाता है, 2/3 वोटिंग हो जाती है, तो यहां से ये बिल पास हुआ माना जाएगा और ये कहां चला जाएगा, दूसरे सदन में। यहाँ पे बिल पास हो गया लोकसभा में, फिर ये दूसरे सदन में चला जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, यहाँ भी 2/3 सदस्यों द्वारा यहाँ पे वोटिंग होगी। देखो, दूसरा जो सदन है वो एक मान के चलो कोई कमिटी भी सेलेक्ट कर सकता है, इस चीज को चेक करने के लिए एक कमिटी सेलेक्ट कर सकता है। उस कमिटी उस चीज को जांच करेगी, और जांच करने के बाद में यहाँ पे वोटिंग होगी। वोटिंग में यदि यहाँ पे जो है 2/3 वोटिंग हो जाती है तो यहाँ से भी बिल पास हुआ माना जाएगा, और उसके बाद में जिस पोस्ट के खिलाफ वो लाया गया है उसको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। यही है पूरा इम्पीचमेंट और महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता। ये आर्टिकल लिखना जरूरी है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, कि पहले 1/4 मेंबर लेके आएंगे, 14 दिन तक उस पे, 14 दिन बाद में उस पर विचार होगा, विचार होने के बाद में उस पर 2/3 जो है वो बहुमत से पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 बहुमत से पास होगा, और इस पूरा यदि पास हो गया बिल तो फिर उसको जो है वो अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार पॉइंट आप नोट कर दो। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति क्या काम करता है, वही जो उसका काम है वही उसका जो है वो पावर है। देखो, राष्ट्रपति की पावर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता ही आता है 10th बोर्ड का, तो सबसे फेवरेट टॉपिकों में आता है कि राष्ट्रपति की पावर्स क्या है। देखो, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, देखो एक बार, पावर ऑफ पी, ठीक है, 2 तरह की पावर होती है, ये एक बार इंडेक्स बना लेना है। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनरी पावर या जनरल पावर, और दूसरा होती है इमरजेंसी पावर। ठीक है, इमरजेंसी पावर ये होती हैं संकटकालीन शक्तियां, और जनरल पावर मतलब सामान्य शक्तियां। ठीक है, ये वैसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 पावर होती हैं, तीनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है। आर्टिकल 352, दूसरी है आर्टिकल 356, और तीसरी है आर्टिकल 360। ठीक है, जनरल पावर के अंदर देखो, पहले होती है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी जो है वो है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी जो है वो हो जाएगी जुडिशियल पावर, ठीक है, जुडिशियल पावर। और इसके बाद में चौथी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मिलिट्री पावर। ठीक है, या फिर चौथी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाइनेंशियल पावर, ठीक है। देखो, पहले एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर क्या क्या आएगा, देखो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर मेन कौन कौन से जो है वो टर्म्स आएंगे। देखो,
सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है देश के बड़े बड़े जो पद होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करता है, मतलब उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करनी है, कैग, ठीक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी है, जो न्यायाधिकार होता है उसकी जो है, तो जो जैसे जो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, तो यूपीएससी के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो ऐसे जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती है उनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तो पहले होगी अपॉइंट। ठीक है, देश की बड़ी बड़ी अथॉरिटी को जो है वो अपॉइंट करने का काम जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में एक काम होता है जैसे देश के अंदर शासन संचालन का। देखो भारत के अंदर जो भी कुछ काम होगा ना वो सब जो है राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है वो, तो राष्ट्रपति, देखो अपन पढ़ा था आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर शासन का संचालन, मतलब शासन के संचालन के अंदर संसद पे कंट्रोल किसका होता है? फाइनली संसद पे कंट्रोल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो संसद पे कंट्रोल होता है। ठीक, संसद पे कंट्रोल कि संसद की प्रोसीजर कैसे चल रही है, संसद का जो जॉइंट सेशन होता है उसमें भी जो है उसका कंट्रोल होता है। और जैसे सीएजी होता है, ठीक है, सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल होता है। ठीक है, इसके जो रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम भी कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा फॉरेन रिलेशन से एफआर, फॉरेन रिलेशन के अंदर जैसे मान के चलो जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, और दूसरा जैसे इंडियन एम्बेसी जो दूसरे देशों में बनी हुई है इंडियन एम्बेसी, और वहाँ के जो भी एम्बेसडर हैं या फिर वहाँ के जो डिप्लोमेटर्स हैं उन डिप्लोमेटर की जो ज्वाइनिंग होती है वो कौन करता है? वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो फॉरेन रिलेशन मेंटेन करना, एम्बेसी का ध्यान करना, एम्बेसी के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या आएगा? मिलिट्री पावर, देखो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का हेड होता है, लेकिन वो अपनी पावर जो भी है वो ऐसे खुद अकेला यूज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की पावर हमेशा पीएम की एडवाइस से यूज की जाती है, और पीएम के पीछे काम करती है एमसी, मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल काम करेगी। तो मेंबर ऑफ काउंसिल यानी मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है एक नॉमिनल हेड है। राष्ट्रपति भारत का सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी है, लेकिन ये हमेशा नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब फॉर्मल है। ठीक है, एक फॉर्मल हेड है, लेकिन सारी पावर्स किसके हाथ में होती है? पीएम के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव पावर, ये चार याद रखनी है। उसके बाद में आ जाओ लेजिस्लेटिव पावर में। उसके बाद दूसरी है विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखो विधायी शक्तियों के अंदर सिंपल है, मतलब कानून बनाना है, और कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन होंगे। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक कोई भी कानून जो है पूरी तरह से पास नहीं माना जाता है, और राष्ट्रपति को साइन करे या नहीं करे ये उस पर डिपेंड करता है। ये राष्ट्रपति का एक इंपॉर्टेंट जो पावर कहलाती है वो कहलाती है वीटो पावर। वीटो पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में निलंबनकारी शक्तियां, निषेधाधिकार शक्तियां। मतलब राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून पे साइन करे या नहीं करे ये राष्ट्रपति का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। दो तीन तरह की होती है, जैसे राष्ट्रपति के पास में यदि कोई कानून बन के आता है तो या तो फिर वो न्यूट्रल रह सकता है, मतलब अपने पास सेफ रख सकता है,
या फिर उसको वापस जो है वो अमेंडमेंट करने के लिए कुछ भेज सकता है, वापस कोई चेंजेस करने के लिए सुझाव के साथ में, या फिर जो है उस पर वो साइन कर सकता है। लेकिन मान के चलो राष्ट्रपति के पास में पहली बार में यदि कोई आया और उसने यदि कोई सजेशन भेजा और सेकंड बार वापस आया, यदि सजेशन चाहे तो करे और नहीं करे तो फिर वो वापस आ जाएगी। उस कंडीशन में सेकंड बार में राष्ट्रपति को साइन करने जरूरी है, करने ही पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कहलाती है वीटो पावर। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये मेन लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। उसके बाद में अपॉइंट नॉमिनेटर, पहला ये हो गया। दूसरा हो जाएगा कुछ जो नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेशन पावर। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है देखो, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य नॉमिनेट करता है और लोकसभा के अंदर जो है दो मेंबर नॉमिनेट करता है। दो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो मैंने बताया था, लिटरेचर है, आर्ट है, और ये सारे मेंबर को जो है नॉमिनेट कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में देखो, राष्ट्रपति जो है जो भी लोकसभा सत्र होते हैं, मैंने बताया था लोकसभा में 3 तरह के सत्र होते हैं, या पार्लियामेंट में 3 तरह के सत्र होते हैं। पहला होता है विंटर सीजन, उसके बाद में समर, और उसके बाद में होता है बजट सेशन। तो इन सब सेशन को बुलाने की पावर किसके हाथ में होती है? ठीक है, कोल्ड सेशन। सेशन को बुलाने की पावर राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति चाहे तो, और राष्ट्रपति ही सेशन को जो है वो स्थगित करता है या फिर उसको जो है डिसॉल्व करता है, सत्र को जो समाप्ति या कंप्लीशन की घोषणा करता है। ठीक है, तो बुलाता भी सत्र वही है, सेशन वही कॉल्ड करता है, और वही जो है उसका कंप्लीशन भी करता है। कंप्लीशन मतलब उसको जो है वो समाप्ति की घोषणा करता है कि अब जो है वो सत्र समाप्त हो गया है। उसके बाद में फाइनेंशियल पावर, देखो ये हो गया, तो ये नॉमिनेशन पावर होगी, वीटो पावर होगी, और दूसरा सेशन के अंदर सेशन बुलाने की पावर और उसको जो है वो कंप्लीट करने की पावर। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा अपना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी चौथा आपको मैं बताता हूँ, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये राष्ट्रपति की जो है ये लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखो, जब कभी ऐसा माहौल चल रहा हो कि जब कोई सेशन नहीं चल रहा है और देश में किसी कानून की जरूरत है, जब देश के अंदर कोई सेशन नहीं चल रहा हो, जैसे पार्लियामेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा हो और देश को कोई इमरजेंसी कानून की जरूरत है, तब राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, एक ऑर्डर जारी किया जाता है। उस ऑर्डर को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। जैसे अभी देखो, अभी करंट में कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, तो एक गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस निकाला है, एक ऑर्डिनेंस निकाला, और वो ऑर्डिनेंस क्या है? जैसे अभी जो भी कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उन पे लोग जो हैं पत्थर फेंक रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक आदेश जारी किया कि यदि ऐसा कोई करेगा तो उसको जो है 2 साल से लेकर 5 साल की सजा दी जाएगी और उसे जुर्माने के तौर पे पैसे दिए जाएंगे। तो ये क्या है? एक राष्ट्रपति के द्वारा निकाला गया आदेश है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस भी जारी करने का काम कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में तीसरी जो पावर आती है वो आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, देखो फाइनेंशियल पावर के अंदर क्या आता है कि बजट जो रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, वो हमेशा राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा ही रखा जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 109 के अंदर लोकसभा के अंदर बजट रखने का जो है वो प्रावधान है। ठीक है, तो बजट रखा जाता है। इसके बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है चौथी, और ये है जुडिशियरी पावर। जुडिशियरी पावर, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो है लगभग आर्टिकल 72 में आती है। ठीक है, आर्टिकल 72 के, संविधान के आर्टिकल 72 में जुडिशियरी पावर का जो है वो प्रावधान है। देखो इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रपति के पास में किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्तियां है। आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति जो है किसी भी आदमी को क्षमा कर सकता है, ये आर्टिकल 72 के अंदर लिखा गया है। देखो अब ये एक ऐसी पावर है, इसका कभी कभी मिसयूज भी होता है। ठीक है, इसका मिसयूज भी होता है और ये कभी फायदेमंद भी है। इसमें क्या होता है, 2-3 तरह की पावर होती है। जैसे मान के चलो किसी को मृत्युदंड मिला है,
तो मृत्युदंड मिला है तो वो राष्ट्रपति के पास में जाके एक पिटीशन लगा सकता है। मेन दो तरह की पिटीशन लगती है। पहली पिटीशन लगती है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन, रिव्यू